चलिए, आनंद ऑनलाइन क्लासेस में मैं करुणेश कुमार आपको वेलकम करता हूं। आशा है कि आप हमारे पहले वीडियो जो मैं रूस यूक्रेन पे डाला था उसको आप लोग देखे होंगे। उसमें मैंने मूल रूप से कारण के बारे में बात किया हो कि आखिर इसका कारण क्या था। ठीक है, आप हमारे चैनल को विशेष आग्रह आप लोगों से करता हूं, मतलब कि आप मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं और अच्छी तरह से थोड़ा सा कोरेजियस होकर के आपके वीडियो को अपडेट करूं। थोड़ा सा लाइक भी करें। आज जो वीडियो मैं बताने जा रहा हूं या जो वीडियो मैं देने जा रहा हूं वो बात दे रहा हूं कि रूस और यूक्रेन की आज 12वीं दिन है। यानी 12वां दिन कहने का मतलब कि आज 7 तारीख है। आज हमारा रूस और यूक्रेन का 12 दिन बीत गया, लेकिन अभी तक के पूरे परिणामों को निरीक्षण करते हुए ये आशा हम लोग कर सकते हैं कि ये युद्ध हो सकता है तो ज़्यादा दिन चल भी सकता है, या कुछ दिनों में ये युद्ध आपका समाप्त भी हो सकता है। ये दोनों बात कहने का मीनिंग ये है कि थोड़ी चांसेस लग रही है कि युद्ध एक तरफा जा रहा है, क्योंकि जो वार का मोमेंट बता रहा है वो कोई पॉजिटिव वे में नहीं बता रहा है। जैसे यूक्रेन के आपके राष्ट्रपति जो जेलेंस्की थे वो आपको अपनी राजधानी कीव में ही उपस्थित है, लेकिन कुछ दिनों पहले जैसे युद्ध के 9वें या 10वें दिन में आप लोगों ने देखा था कि एक शोर उड़ा कि जेलेंस्की जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो आपको शायद वहाँ से पोलैंड की ओर चले गए हैं, लेकिन ऐसा वहाँ पे हुआ नहीं। वो पोलैंड की ओर नहीं गए थे, अपने ऑफिस में ही बैठे हुए थे। और कुछ वहाँ का जो वातावरण है यूक्रेन का, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी यूक्रेन में अपनी सरकार यानी यूक्रेन के साथ ही रहना चाहते हैं, जिसके लिए वहाँ पे कुछ कुछ सैनिक या किसान लोग भी इसका विद्रोह कर रहे हैं। अब हम आते हैं कि आखिर रूस और यूक्रेन का घटना तो आप लोगों को बता दिए थे, ये तो थोड़ा सा अपडेट न्यूज हमने दिया, लेकिन रूस और यूक्रेन का कारण तो हम बता दिए थे। मेनली क्या है तो भाई आपका अमेरिका में इसको जो भी बीजारोपण किया है वो अमेरिका का किया हुआ है। और जो भी है एक जिद है नाटो कि भाई एक तरफ का जिद कहा जा रहा है कि तुम नाटो में मत जाओ, और एक देश कह रहा है कि नहीं हम नाटो में जाएंगे ही। बस पूरे लड़ाई का जो मेन मतभेद है सो यहीं पे दिखाई देता है। लेकिन जब रूस और यूक्रेन की युद्ध चल रही है तो उसमें रूस का थोड़ा सा पलड़ा ज्यादा भारी है, क्योंकि आज 12वें दिन के लगभग बहुत से सैनिक या बहुत से उनकी जितनी भी अग्नेशास्त्र है वो आपको उनकी राजधानी कीव में प्रवेश कर चुकी है, और आशा कर रहे हैं कि जल्द ही युद्ध का कुछ न कुछ विराम होने की संकेत भी हो सकता है। और हमारे जो रूस के राष्ट्रपति हुए, यानी कहने का मतलब पुतिन साहब ने यह भी कहा है कि यदि वो हमारे बातों को मान लेते हैं तो मैं युद्ध विराम लगा दूंगा, और साथ में उसी समय जिस समय हमारे और उन लोगों के बीच वार्ता होगी मैं इस युद्ध विराम को लगा सकते हैं। लेकिन गलती यहाँ पे क्या हो रही है कि बार बार वार्ता हो रही है लेकिन फेल्यूर हो जा रही है, क्योंकि कुछ जीत के कारण। इस बीच में आप देखे होंगे कि रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रबल चल रहा है, लेकिन इसमें रूस की तो पलड़ाबारी है, लेकिन एक दूसरे पे एक देश दूसरे देश पे दोषारोपण करते ही हैं कि हमने आज इतने विमान को जला दिया। जैसे कि अभी लेटेस्ट जो आज 12वें दिन की न्यूज है उसमें आप कह सकते हैं कि जो कह दे दुनिया का सबसे बड़ा यान, या कह दें कि दुनिया का सबसे बड़ा वायुयान जो था वो क्या था कि अंतनोप्रिया नाम का था वायुयान। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा वायुयान था ये अंतनोप्रिया। इसको जैसे इसका लैंग्वेज यूक्रेन भाषा में म्रिया, इसको यूक्रेन भाषा में इसका मीनिंग होता है सपना। ठीक है, इसको आज क्या किया गया कि रूस के द्वारा इस पे बम गिराकर इसको नष्ट भस्ट कर दिया, जिसको कि यूक्रेन के विदेश मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं यदि विजेत हुआ तो इस तरह के 500 विमान को बनाऊंगा। लेकिन ये विमान इतनी क्षतिग्रस्त हो गया है कि इसको लगभग बनाने में लगभग 5 वर्ष का समय तो लग ही जाएगा, और साथ ही इसमें कुछ खासियत है जिसके कारण आपका रूस की सरकार इसे यूक्रेन की सरकार इसे अपने पास रखी हुई थी। मुख्य कारण था कि इसका जो क्षमता है वो बहुत अच्छा, मतलब बहुत कह सकते हैं कुशलता वाली है, चाहे वह किसी सामान की ढुलाई की बात हो या आपका हाइट की ऊंचाई की बात हो,
ये एक ऐसा यान था जिसको आप 36,000 फीट के मैक्सिमम ऊंचाई पे भी उड़ा सकते हैं, या उससे अपने अनुसार उसकी हाइट को नीचे या ऊपर भी कर सकते हैं। तो कुछ खासियत था जो कि आपका अंतनोव मिरिया, जो कि यूक्रेन भाषा में सपना था, उनके सपना को भी उन्होंने बर्बाद कर दिया। ये बात जो आप लोगों को ये बात बताए, एक बात इसमें क्या होता था, तो मेनली कॉज क्या थी, तो इस विमान का यूज वो लोग किस चीज में करते थे, तो सैनिकों के लिए युद्ध में यूज किया जाता था या अन्य कार्यों के लिए यूक्रेनी लोग करते थे। दूसरा देखिए, किसी भी देश की यदि अटैक होता है तो दो चीज पे आपको वार जरूर की जाती है। सबसे पहला वार होता है वो आपका होता है वायु पतन, एयरपोर्ट, और दूसरा जो हो गया आपका वो हो गया ऑयली रिफाइनरी, जो मिनरल ऑयल्स देते हैं। तो सबसे पहले जो मतलब जो यूक्रेन का चाल था, वो यूक्रेन के चाल को नाकाम करने के लिए सबसे पहले रूस ने क्या किया, तो आप देखे होंगे कि 5वें से 6ठे दिन में ही उसने जितना भी उसका जो वायुयान एयरपोर्ट्स थे उनको उसने बर्बाद किया। कि इससे क्या फायदा होगा, तो एक कंट्री से अदर कंट्री की लिंक टूट जाएगी, ठीक है। दूसरा, उसके बाद मिनरल्स ऑयल पे उन्होंने अटैक किया है, जो जाकर के अब 10वें 11वें दिन से शुरू हुआ। वो युद्ध का एक स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है कि हमको कैसे युद्ध लड़ना है, यानी ये रणनीति हुई रूस सरकार की। दूसरा बात कहें कि आज क्या किया गया है, तो उनका जो यूक्रेन का है तेल टैंकर को भी बर्बाद कर दिया गया, जिसको कि आपको यूक्रेन के ही विदेश मंत्री ने ये सूचना दी है 12वें दिन, यानी लगभग रूस अपने विजय की ओर बढ़ रहा है, ये बात भी तय है। अब एक बात सोचते होंगे, इधर रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो आखिर भारत क्या कर रहा होगा अभी। तो भारत जो एलएसी का सीमा है, जो हमारा एलएसी के सीमा पर बराबर चाइना के द्वारा उपद्रव किए जाते हैं, उसके बचाव के लिए भारत सरकार ने 70,000 सैनिकों की एक टुकड़ी बनाई है, जिसको उन्होंने चाइना स्पेशल टुकड़ी कहा है, ठीक है। कौन सा स्पेशल, ये भी याद रखेंगे थोड़ा सा। भारत सरकार अपने प्रगति की ओर जा रहा है, वो इस युद्ध में अभी बात करेंगे आपको कौन सा रणनीति अपनाया। चाइना स्पेशल एक फोर्स तैयार किया है जिसमें लगभग 70,000 आर्मी है, ठीक है, 70,000 आर्मी मैन है, और इनकी जो ट्रेनिंग हुई थी वो आपका सिल्लीगुड़ी में हुआ था। क्योंकि सिल्लीगुड़ी एक ऐसा जगह है जो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तीनों देश को जोड़ता है। और सिल्लीगुड़ी का भी एक खास करके जो सिल्लीगुड़ी का एक गलियारा है, गलियारा कहने का मतलब एक नैरो पथ है, एक रास्ता है। उस गलियारे में क्या होता है, तो तीनों देश तो मिलते ही हैं, साथ में वहां एक ट्रेनिंग करने की उचित जगह है, जहां पे ही चाइना स्पेशल नामक टुकड़ी जो कि 70,000 सैनिकों के द्वारा है, उसकी ट्रेनिंग की गई है। और भारत सरकार वहां पे ये बैठा दिया कि हम भी, यदि हमारी भी जरूरत हुई तो हम लड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हम पहला वीडियो में जैसा बताए थे कि भारत की रणनीति बिल्कुल न्यूट्रल होनी चाहिए। कहने का मतलब ना तो उसे अमेरिका की ओर जाना चाहिए और ना ही रूस की ओर जाना चाहिए। तो यहाँ पे भारत सरकार ने अपनी नीति को सही में त्रिकोणीय नीति बना करके इसे सब साफ तौर पे क्लियर कह दिया है कि ठीक है, अंदर से तो नहीं, लेकिन बाहर से तो नहीं, लेकिन अंदर से हम तुम्हारे साथ हैं। अब कहेंगे कि क्यों ऐसा बात आप क्यों कह रहे हैं भाई, तो देखिए फैक्ट यहां पे थोड़ा सा पता चलेगा कि हमने दो बात बोला कि इंडिया की पॉलिसी क्या है, तो 3 डायमेंशनल्स है। पहला तो आप देखिए, जैसे अभी अपडेट देखेंगे कि 10वें 11वें दिन जो संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ वार्ता हुई, उस वार्ता में ये हमारे प्रवक्ता जो थे, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी लगभग संलग्न हुए। लेकिन वहां पे एक नीति आई कि वोटिंग के वक्त भारत सरकार के साथ चाइना और पाकिस्तान दोनों देश नहीं थे, यानी दबे स्वर में ये लोग कह दिए कि हम लोग भाई किसके साथ है, तो रूस के साथ ज्यादा है, ठीक है, किसी को वोटिंग नहीं करना। ये संकेत दे दिया कि हम आप लोगों के साथ नहीं हैं, हम रूस के साथ 90% हैं। ये संकेत दिया है रूस, चाइना और पाकिस्तान ने। अब कहिएगा कि पाकिस्तान आखिर ना रूस के तरफ गया ना अमेरिका के तरफ गया, आखिर क्या बात था कि वो न्यूट्रल न गया। इंडिया तो इसलिए नहीं गया, न्यूट्रल रहा कि हमारा जो दोस्त है रूस, हम उसके विरुद्ध जाएंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि हर बुरे समय में हमारा दोस्त हमको काम दिया है। लेकिन आखिर पाकिस्तान का क्या हुआ जिसके कारण वो क्या किया, तो उसने न्यूट्रल बिहेव यूज किया। चाइना न्यूट्रल बिहेव इसलिए किया क्योंकि उसकी दोस्ती थोड़ी सी रूस से बढ़ गई है इधर,
ठीक है, जिसके कारण आप देखे होंगे कि चाइना में जो आपका ओलंपिक्स का गेम, शीतकालीन ओलंपिक्स होने वाला था, जिसके कारण ही आपको क्या किए, तो 20 के बाद ही युद्ध का रणनीति रखा गया। तो चाइना का भी न्यूट्रल होना ये भी समझ में आया, लेकिन ये पाकिस्तान न्यूट्रल क्यों हुआ? तो आप थोड़ा सा यदि पीछे जाइए तो आपको याद होगा कि हमारे पाकिस्तानी जो चचा जी हैं, यानी कह सकते हैं चचा जान कहें या कह दें कि ये पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, वो कहाँ गए थे? तो गए थे आपको रूस। किस लिए भाई? तो रूस को बोलने गए कि भाई हमारी स्थिति बहुत खराब है और हमको गैस पाइपलाइन बिछाना है, कृपया करके हमको 10,000 बिलियन डॉलर, करोड़ रुपया, मिलियन करोड़ दे दीजिए। उन्होंने क्या किया? वो कहे, रूस कहा कि नहीं भाई हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो जानता था कि पाकिस्तान तो खुद दिवालिया हो गया है। ठीक है, इसके यहाँ तो खुद अपनी अर्थव्यवस्था सही नहीं है, इसे मैं कर्ज दे दूंगा तो ये लौटाएगा नहीं। तो रूस से खफा होके ये देखा, रूस देखा कि अमेरिका इधर से देखा, अमेरिका से भी कर्ज से जुड़ा हुआ है, तो अमेरिका इधर से देखा कि ये तो रूस से मिलने गया, यानी रूस के पास गया। इसने तुरंत जैसे ही वो लौटा, उसको लगभग आपको 5 अरब बिलियन डॉलर, 5 अरब बिलियन डॉलर का क्या कर दिया? तो उस पर हट जाने का तौर पे कैश लगा दिया, टैक्स लगा दिया, पेनाल्टी लगा दिया कह दीजिए। तो आखिर रूस से तो दुश्मनी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसने क्या किया था? तो पैसा नहीं मांगा रूस से और उसने पैसा नहीं दिया। लेकिन आप एक बात सोच सकते हैं कि अमेरिका से इसलिए हुआ क्योंकि उसने क्या कर दिया था? इस पर पेनाल्टी लगा दिया था। समझ में आया? इसलिए पाकिस्तान किसी के पक्ष में नहीं गया, ना तो अमेरिका के पक्ष में गया और ना ही रूस के पक्ष में गया। ये अब युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जो युद्ध के साथ कूटनीतिक चल रहा है, यानी गुट की कैसा गुट है। तो पहले एक बात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर तौर पे जो बैठक हुई है उसमें उन्होंने कहा कि भाई भारत किसी के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि भारत क्या है, तो शांति का पुजारी है, यानी अहिंसा के मार्ग पे चलने वाला है, गांधी जी के पथ पे चलने वाले हैं। हम लोगों को किसी भी युद्ध में नहीं पड़ना है, क्योंकि भारत सरकार ये सोचती है कि युद्ध का जो नजारा है वो आप बातचीत से हल निकाल सकते हैं। अब सवाल उठी, क्या भारत या रूस या यूक्रेन के बीच क्या कोई वर्ल्ड वार होंगे? तो देखिए, युद्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि युद्ध ऐसा होता है कि किस समय कौन सा सीन डेवलप करेगा वो पता नहीं चलता है। लेकिन अभी तक जहां तक दिखाई दिया है कि नाटो की भी कोई भूमिका नहीं होना, यह संकेत कर रहा है कि युद्ध जो है वो रूस के तरफ ही जा रहा है। और ओवरऑल यदि आप अपने ढंग से सोचिए तो सही ही बात है, क्योंकि रूस की मांग भी गलत नहीं है। एक बात आप लोग यदि मेरा पहला वीडियो देखे होंगे तो वहां पे पूरा क्लियर समझ में आया होगा कि रूस की मांग इसलिए सही गलत नहीं है क्योंकि कोई भी कंट्री अपने आप को सुरक्षित होना चाहता है, और यदि कोई उसका पड़ोसी देश यदि किसी के साथ मिल जाता है, यानी नाटो के साथ संबंध बना लेता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि 30 देश जो कि यूरोपियन संघ के मजबूत देश हैं, जिसमें अमेरिका इसका सबसे बड़ा दुश्मन है, रूस का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो किसी न किसी तरह से न्यूसेंस करेगा। इसलिए क्या करना चाहिए? तो रूस की भी गलती नहीं है, और भारत सरकार अंदर से, ऊपर से नहीं लेकिन अंदर से आपको रूस की तरफ सपोर्ट में है। अब यहां पे बार बार सब अलग अलग दी जा रही है, फिर मैं आपको अपडेट इस युद्ध के बारे में दूंगा कि रूस यूक्रेन का युद्ध किस वे में है। लेकिन अभी तक बस इतना ही वे आपको समझ में आएगा कि जो यूक्रेन की जो सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है वो आपका कीव और खार्किव है। इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आज 12वें दिन आपको वहां की कैपिटल यानी कीव में आपको रूस की वायुयान, रूस के आपको टैंकर्स, रूस के सैनिक दिखाई दिए हैं, पूरे अंदर नहीं लेकिन कीव के बाहर शहर में। तो यानी ये संकेत मिल चुका है कि हमारी रूसी सेना जो है वो कीव तक पहुंच चुकी है, यानी या तो कुछ दिनों में युद्ध विराम होगा या बहुत बड़े पैमाने पे युद्ध होगा, जो कि आपका वर्ल्ड वार का भी फॉर्म ले सकता है, या कह दें कि थर्ड वर्ल्ड वार का भी फॉर्म हो सकता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। आप आशा कर रहे होंगे कि हमारे वीडियो को रेगुलर देखिएगा। मैं बराबर आपको जितना भी करंट न्यूज होगा उसको मैं अपडेट करता रहूंगा।
आप एक बात और ध्यान देंगे कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, थैंक यू।